अगर महागुरु जगत सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहे होते तो बात अलग थी, लेकिन भावेश एक गंभीर और विश्वसनीय व्यक्ति थे। वे महागुरु जगत के साथ मिलकर ऐसी बेतुकी साजिश नहीं रच सकते थे। क्या वाकई वह लड़का विराट हो सकता है जो दक्षिणी महाद्वीप से निकला है? और यह महज एक नाम का संयोग नहीं है। मध्य महाद्वीप में बहुत कम लोग जानते थे कि उनका एक बेटा भी है, और यह जानने वाले तो और भी कम थे कि उनके बेटे का नाम विराट था। न तो महागुरु जगत और न ही भावेश को यह पता था कि उनका कोई बेटा है, ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसका नाम विराट है। अगर महागुरु जगत की पिछली मुलाकातें महज संयोग थीं, तो भावेश का उस लड़के से मिलना संयोग से नहीं समझाया जा सकता था। विराट नाम और उसकी शक्ल सूरत में उनसे गजब की समानता, ये सब कुछ उनके बेटे की विशेषताओं से पूरी तरह मेल खाता था। लेकिन अगर वह सचमुच उनका बेटा था तो उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? वे अपने बेटे के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब उनकी पत्नी मीरा गर्भवती थी, तब जयपाल और ठाकर परिवारों को मीरा के प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया था, और उन्होंने उनका शिकार करने के लिए विशेषज्ञ भेजे थे। छिपने के दौरान 3 प्राचीन परिवारों के शक्तिशाली योद्धाओं के साथ हुई लड़ाई के कारण मीरा का गर्भपात होने की नौबत आ गई थी। उस दुर्घटना के कारण उनका बेटा जन्मजात कमियों के साथ पैदा हुआ था। गंभीर जन्मजात क्षति के कारण उनके बेटे की युद्ध कला की प्रतिभा पूरी तरह से दयनीय थी। वे और मीरा दोनों ही शक्ति सिंधु महाद्वीप के दुर्लभ युद्ध कला के जीनियस थे, और अपने बेटे की ऐसी भयावह प्रतिभा देखकर वे दुख से रो पड़े थे। उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए अनगिनत संसाधन खर्च किए। दुर्भाग्य से उनके बेटे की जन्मजात क्षति बहुत गंभीर थी। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बेटे की युद्ध कला की प्रतिभा में कोई खास सुधार नहीं हो सका। सभी तरीके आजमाने के बाद उन्हें अपनी किस्मत स्वीकार करनी पड़ी। चूंकि यह नियति थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। बेटे की ऐसी प्रतिभा के साथ यह तय था कि वह युद्ध कला की दुनिया में बहुत आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को दक्षिणी महाद्वीप में अपने गृहनगर में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनके बेटे की प्रतिभा दयनीय थी, लेकिन दक्षिणी महाद्वीप जैसी दूरदराज और पिछड़ी जगह में उसे अभी भी एक दुर्लभ प्रतिभा माना जा सकता था। केवल दक्षिणी महाद्वीप के उस दूरदराज कोने में ही उनका बेटा एक खुशहाल जीवन जी सकता था। उसे अपने साथ लाने का मतलब उसे बर्बाद करना होता। उनकी अपनी स्थिति को देखते हुए अगर वे अपने बेटे की रक्षा करने में विफल रहे तो उनका बेटा अपनी जान गंवा सकता था। इसलिए अपना फैसला लेने के बाद जब उनका बेटा 14 साल का था, वे दक्षिणी महाद्वीप छोड़कर मध्य महाद्वीप लौट आए। वहां अभी भी बहुत सी चीजें थीं जो उन्हें करनी थीं। कम से कम उन्हें मीरा को जयपाल परिवार की कैद से छुड़ाना था। मध्य महाद्वीप लौटने के बाद के दशकों में उन्होंने गुप्त रूप से अनगिनत काम किए थे। कई खतरनाक और जानलेवा जगहों की यात्रा की थी और बहुत सारे खजाने और अवसर प्राप्त किए थे। दशकों पहले की तुलना में उनकी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ समय बाद जब उनकी साधना दिव्य विकास लोक को पार कर जाएगी तो वे खुद जयपाल परिवार के पास जाकर मीरा को वापस ले आएंगे। अगर जयपाल परिवार ने फिर भी मना करने की जरूरत की तो वे अपनी तलवार के दम पर उन्हें राजी करेंगे। मूल रूप से वे पश्चिमी ब्याबान में अपना प्रशिक्षण जारी रखना चाहते थे। केवल युद्ध में ही उनकी ताकत सबसे तेज गति से बढ़ सकती थी। पश्चिमी ब्याबान में वे दानव जाति के गढ़ में गहराई तक जा सकते थे और बिना किसी रोक टोक के लड़ सकते थे। हालांकि एक के बाद एक मिली खबरों ने उन्हें अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्हें वापस जाकर अपनी आंखों से देखना था कि क्या वह विराट नाम का लड़का सचमुच उनका बेटा है। अगर वह था तो मध्य महाद्वीप में उस शैतान का इस तरह खुलेआम घूमना तबाही को दावत देने जैसा था, और अगर उसे कुछ हो गया तो अगली बार जब मीरा उनसे मिलेंगी तो वे उन्हें जान से मार देंगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो उन्हें वापस जाना ही था। यह सोचते हुए मध्यम आयु वर्ग के इस व्यक्ति ने उस दानव की ओर कदम बढ़ाए जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था, और हाथ हिलाकर उसकी लाश को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। एक अर्ध दिव्य विकास लोक का दानव, यह एक दुर्लभ शोधन सामग्री थी। वे इसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। दानव की लाश को इकट्ठा करने के बाद सूर्यवीर वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक आसमान में काले बादल घिराए और एक अत्यंत क्रोधित आवाज पूरे आसमान और धरती में गूंज उठी। सूर्यवीर, मेरे सेनापति को मारने के बाद तुम जिंदा बचकर निकलने की सोच रहे हो? क्या तुम मुझे इतना तुच्छ समझते हो? यह कहते हुए काले शल्कों से ढका एक विशाल हाथ, जो आसमान को ढकने जैसा लग रहा था, सीधे ऊपर से नीचे आया और सूर्यवीर की ओर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह हाथ जब नीचे आया तो ऐसा लगा जैसे कोई काला आसमान सीधे नीचे गिर रहा हो। इसका दबाव इतना भयानक था कि कल्पना करना भी मुश्किल था। सूर्यवीर ने जब यह नजारा देखा तो वे बिल्कुल नहीं डरे और सीधे अपनी तलवार से आसमान की ओर एक वार किया। धड़ाम! बेहद तीखी तलवार की रोशनी और वह काले शल्कों वाला विशाल हाथ आपस में टकराए और तुरंत ही तबाही मचाने वाली ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। लाखों करोड़ों मील का स्थान सीधे ढह गया और एक भयानक स्थानिक तूफान उठ खड़ा हुआ जिसने आसपास की हर चीज को पीसकर धूल में मिला दिया। लड़ाई की इतनी भयानक गूंज आरोहण लोक की सीमाओं से कहीं परे थी। हा, असुर महाकाल, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम्हारे कुत्ते का सिर अभी तुम्हारी गर्दन पर ही रहने दो। अपना काम निपटाने के बाद मैं उसे लेने आऊंगा। सूर्यवीर ने आसमान की ओर देखते हुए जोर से ठहाका लगाया। इसके साथ ही वे तलवार की रोशनी की एक किरण में बदल गए और अकल्पनीय गति से पूर्व दिशा की ओर उड़ गए। लानत है! यह देखकर आसमान में काले बादलों से एक क्रोधित दहाड़ गूंजी। काले बादल तेजी से तलवार की रोशनी का पीछा करने लगे। दुर्भाग्य से तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। लगभग एक अगरबत्ती जलने जितना समय पीछा करने के बाद वह पूरी तरह से गायब हो गई। यह देखकर काला बादल गुस्से से पागल हो गया। वह दानव जाति का एक प्रतिष्ठित दिव्य विकास लोक का जनरल उसके इलाके में घुसपैठ की गई और उसके एक सेनापति को मार डाला गया। और तो और उसके खुद हस्तक्षेप करने के बाद भी विरोधी उसकी नाक के नीचे से भाग निकला। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा अपमानित किया वह यह थी कि एक प्रतिष्ठित दिव्य विकास लोक का साधक होने के बावजूद वह एक अर्ध दिव्य विकास लोक वाले इंसान की गति का मुकाबला नहीं कर सका। आदेश जारी करो, रास्ते में आने वाली सभी सेनाओं को आदेश दो कि वे किसी भी कीमत पर सूर्यवीर का पीछा करें और उसे मार डालें। काले बादल ने गुस्से में दहाड़ लगाई। असुर लोक और मध्य महाद्वीप की सीमा पर एक तलवार की रोशनी अकल्पनीय गति से आसमान को चीरती हुई गुजरी। जहां से भी यह तलवार की रोशनी गुजरी, रास्ते में आने वाली दानव सेना धूल में मिल गई। मध्य महाद्वीप और असुर लोक के बीच एक सीमा बिंदु पर एक विशाल दानव सेना, जो एक काली लहर की तरह मध्य महाद्वीप की ओर बढ़ रही थी, अचानक पीछे से मची हलचल से घबरा गई। एक अतुलनीय तीखी तलवार की रोशनी अचानक प्रकट हुई और पीछे से दानव सेना का सफाया करती चली गई। तलवार की रोशनी ने दानव सेना को ऐसे काटा जैसे किसी ने जमे हुए तेल को गर्म चाकू से काट दिया हो। जहां जहां से वह गुजरी, काली भीड़ पिघलती चली गई। कभी अभेद्य मानी जाने वाली दानव सेना का युद्ध व्यूह इस एक तलवार की रोशनी से तुरंत चकनाचूर हो गया। यह विशाल दानव सेना अराजकता में डूब गई। मानव सेना, जो सामने से दानव आक्रमण को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी, यह दृश्य देखकर खुशी से झूम उठी। सभी सैनिक मेरे पीछे आओ और दुश्मन को मार गिराओ! मानव सेना के अर्ध दिव्य विकास लोक वाले जनरल ने दहाड़ लगाई। इसके साथ ही उसने नेतृत्व किया और विरोधी दानव सेना की ओर दौड़ पड़ा। दुश्मन की बिगड़ी हुई संरचना का फायदा उठाते हुए यह हमला करने का सही मौका था। भला वह ऐसा जीवन में एक बार मिलने वाला मौका कैसे छोड़ सकता था? मारो! इन दानव हरामजादों को खत्म कर दो! आक्रमण! पूरे ब्रह्मांड में युद्ध के नारे गूंज उठे और एक अत्यंत भीषण लड़ाई शुरू हो गई। इस अविश्वसनीय रूप से तीखी तलवार की रोशनी के अचानक प्रकट होने से ढहती हुई सीमा सुरक्षा को युद्ध का पासा पलटने का मौका मिल गया। अनंत आकाश में ऊंचाई पर एक प्रभावशाली मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लाखों फीट ऊंचे एक विशाल दानव का सामना कर रहा था। उन दोनों की आभा अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। उनसे निकलने वाले दबाव के कारण आसपास का शून्य लगातार ढह रहा था और उसमें दरारें पड़ रही थीं। दिवाकर ने नीचे के पूरे युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। हालांकि वे जानते थे कि कुछ स्थितियां अत्यंत खतरनाक थीं, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने या समर्थन देने के लिए अपनी शक्ति का थोड़ा सा भी हिस्सा खर्च करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी शक्ति का एक हिस्सा भी हटाने की हिम्मत की तो दानव निश्चित रूप से एक घातक हमला करने का अवसर जब्त कर लेगा।
दिवाकर, तुम इंसान इतना संघर्ष क्यों करते हो? यदि तुम मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 30 पद्म मील का क्षेत्र हमें सौंप दो तो हमारी दानव जाति तुरंत पीछे हट जाएगी। आखिरकार तुम्हारा मध्य महाद्वीप विशाल और असीम है। मात्र 30 पद्म मील तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इतने सारे मानव सैनिकों को मौत के घाट क्यों उतार रहे हो? देखो, भले ही तुम जिद्दी बनकर विरोध करो, वह रक्षा पंक्ति जल्द ही टूट जाएगी। एक बार वह रेखा टूट गई तो तुम्हारी मानव सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। दानव ने दिवाकर की ओर देखा और हंसते हुए कहा। दिवाकर नीचे के युद्ध क्षेत्रों को देख रहे थे, विशेष रूप से एक सीमा रेखा के साथ की स्थिति को। उनकी भौहें तन गईं और वे चुप रहे। वह सीमा रेखा मध्य महाद्वीप की सीमाओं के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक पंक्ति थी। यदि उसका उल्लंघन किया गया तो मानव जाति की सुरक्षा में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके परिणाम संभवतः वैसे ही होंगे जैसे दानव ने भविष्यवाणी की थी। इस युद्ध में मानव सेना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यदि इस युद्ध में मानव सेना हार जाती है तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। जैसे ही दिवाकर अपनी भौहें सिकोड़े अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे कि इस मौजूदा मुसीबत का हल कैसे निकाला जाए, तभी अचानक पश्चिमी बियाबान की गहराई से एक तीखी तलवार की रोशनी बाहर निकली और युद्ध क्षेत्र की ओर झपटी। तलवार की रोशनी ने दानव सेना को भेद दिया और तुरंत उनके केंद्र को काट दिया। जहां से भी तलवार की रोशनी गुजरी, अनगिनत दानव तुरंत नष्ट हो गए, जिससे उनकी कतारें अराजकता में डूब गईं। पहले से ही संकट में फंसी मानव सेना की सुरक्षा को तुरंत राहत मिल गई। मानव सेना के अर्ध दिव्य विकास लोक वाले जनरल ने अवसर का लाभ उठाया और मानव सेना का नेतृत्व करते हुए पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला कर दिया। लड़ाई का ज्वार अब पलट चुका था। यह देखकर दिवाकर खुशी से झूम उठे। लड़ाई बच गई। यह तलवार की रोशनी बिल्कुल सही समय पर प्रकट हुई थी। यह मानवता के लिए एक महान नायक थी। लेकिन यह तलवार की रोशनी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? दिवाकर ने तलवार की रोशनी को ध्यान से देखा और उनके मन में संदेह की एक लकीर खींच गई। सूर्यवीर, उन्होंने पहचान लिया। यह तलवार की रोशनी सूर्यवीर की थी जो बहुत पहले मध्य महाद्वीप से गायब हो गए थे। लानत है, उन्होंने सोचा था कि यह लड़का कहीं गायब हो गया है, दशकों से चला गया है। अनपेक्षित रूप से वह पश्चिमी बियाबान यानी दानव जाति की मांद में गया था। यह लड़का हमेशा की तरह निडर था, ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर रहा था। क्या उसे फंसने का डर नहीं था? पश्चिमी बियाबान असली ड्रैगन की मांद और बाघ की गुफा थी। एक बार शक्तिशाली दानवों से घिर जाने के बाद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। सामने खड़े दानव ने भी नीचे की स्थिति पर गौर किया। यह देखते हुए कि लड़ाई जो सफल होने ही वाली थी इस अचानक आई तलवार की रोशनी से पूरी तरह बाधित हो गई, दानव का चेहरा काफी काला पड़ गया। लानत है सूर्यवीर, यह फिर तुम हो। इस समय दानव ने भी तलवार की रोशनी को पहचान लिया। यह सूर्यवीर था। सूर्यवीर ने उनकी दानव जाति की कई योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। दानव जाति ने बहुत पहले ही सूर्यवीर के खिलाफ मौत का वारंट जारी कर दिया था। दुर्भाग्य से यह लड़का लोमड़ी की तरह चालाक था, जिसे मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। दानव जाति ने सूर्यवीर को घेरने और मारने के लिए कई शक्तिशाली ताकतों को संगठित किया था, लेकिन वह हर बार बाल बाल बच निकला था। आज इस छोटे जानवर ने एक बार फिर कूदकर उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। क्रोधित होकर दानव खुद सूर्यवीर पर हमला करने ही वाला था। असुर भैरव, कोशिश भी मत करना। दिवाकर ने दानव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर असुर भैरव नाम के दानव ने अपना फैला हुआ हाथ जल्दी से वापस खींच लिया। उसकी ताकत लगभग दिवाकर के बराबर थी। वह दिवाकर को रोक सकता था, उन्हें जल्दबाजी में काम करने से रोक सकता था और दिवाकर भी उसे रोक सकते थे। अगर उसने सूर्यवीर पर हमला करने की हिम्मत की तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उसे मार सकता था। हालांकि अगर उसके हमला करते ही दिवाकर ने घातक हमला कर दिया तो वह भी दिवाकर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो सकता था। सूर्यवीर को मारने के लिए दिवाकर से गंभीर चोट का जोखिम उठाना। असुर भैरव ने सावधानी से विकल्पों को तौलता और फिर भी महसूस किया कि यह इसके लायक नहीं था। असुर भैरव को रुकते देख दिवाकर ने तलवार की रोशनी की ओर देखा। याद रखना, मुझे चुकाना होगा। जैसे ही रोशनी के स्रोत से एक जोरदार हंसी आई। यह सुनकर दिवाकर का चेहरा काला पड़ गया। लानत है, तुम छोटे शैतान, मुझे चुप रहना चाहिए था। सबके सामने मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा। दानव सेना को चीरने के बाद तलवार की रोशनी युद्ध क्षेत्र में नहीं रुकी, बल्कि सीधे मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग की ओर बढ़ गई। यह देखकर दिवाकर की आंखों में संदेह का संकेत दिखाई दिया। सूर्यवीर मध्य महाद्वीप के लिए दक्षिण की ओर क्यों जा रहा था? अगर वह अपनी पत्नी की तलाश में था तो उसे जयपाल परिवार की ओर जाना चाहिए था। यह सोचते हुए दिवाकर को अचानक वह लड़का याद आया जो उसने कुछ साल पहले कल्याणपुर में देखा था, न जो काफी हद तक सूर्यवीर जैसा दिखता था। क्या वह लड़का सचमुच सूर्यवीर का बेटा हो सकता है? कल्याणपुर में उसने एक बार एक युवक को देखा था जो उल्लेखनीय रूप से सूर्यवीर जैसा दिखता था। उस युवक के पास हालांकि एक स्वर्ण ड्रैगन का शरीर था, लेकिन उसकी आत्मा एक मानव योद्धा की थी। उस समय जब वह उस युवक से मिला था तो उसने महारानी रेणुका को गलत समझा था, लेकिन अब सूर्यवीर को पश्चिमी बियाबान से वापस आते हुए और सीधे मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग की ओर जाते हुए देखकर दिवाकर को यह संदेह होने से नहीं रोका जा सका कि उस युवक की आत्मा वास्तव में सूर्यवीर का बेटा हो सकती है। सूर्यवीर के व्यक्तित्व को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि वह मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में महारानी रेणुका से मिलने के लिए अरबों मील की यात्रा करेगा। वह शायद उनसे प्लेग की तरह बचेगा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि प्यार में सूर्यवीर कितना समर्पित था। अब जब उसके पास मीरा थी तो वह किसी दूसरी महिला के स्नेह को स्वीकार नहीं करेगा। खैर, सूर्यवीर जो भी करना चाहता था वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उस समय वह लड़का अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था। उसने आरोहण लोक को पार करने के ठीक बाद उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। अब उसने अर्ध दिव्य विकास लोक को पार कर लिया है और उसने किसी तरह एक आधी लंबी तलवार का जादुई खजाना भी हासिल कर लिया है। उसकी ताकत अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई है। जब तक यह लड़का अभी 3 प्राचीन परिवारों के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए नहीं भागता, तब तक वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा के एक निश्चित पहाड़ी जंगल में एक तलवार की रोशनी ने आसमान को काट दिया और अंततः आकाश से नीचे उतरी, जंगल में जा गिरी। जब तलवार की रोशनी गायब हुई तो वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गई, जो कोई और नहीं बल्कि सूर्यवीर थे, जिन्होंने पहले दानव सेना पर कहर बरपाया था। उफ, मैं थक गया हूं, मुझे आराम की जरूरत है, नहीं तो मुझ में यात्रा करने की ताकत नहीं रहेगी। बूढ़े दिवाकर पर इस बार मेरा बहुत बड़ा एहसान है। सूर्यवीर ने चारों ओर देखा और अंत में एक फ्लैश के साथ वे सामने एक पर्वत शिखर के सामने आ गए। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और एक धमाके के साथ सामने वाले पर्वत शिखर में तुरंत एक बड़ा छेद हो गया। सूर्यवीर टूटी हुई गुफा में चले गए, पालथी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य लाभ करना शुरू कर दिया। पहले सीमा पर उन्होंने एक ही तलवार के वार से दानव सेना के युद्ध व्यूह को आसानी से चकनाचूर कर दिया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उस एक वार ने उन्हें उस कीमत से 10 गुना से अधिक कीमत चुकानी पड़ी जो उन्होंने पश्चिमी बियाबान में दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण के दानव विशेषज्ञ असुर महाकाल के एक हथेली के वार को रोकने के लिए चुकाई थी। दानव सेना के युद्ध व्यूह की विशाल शक्ति एक अकेले शुरुआती चरण के दिव्य विकास लोक वाले दानव विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। यदि उनके हाथ में आधी लंबी तलवार, जादुई हथियार और एक गुप्त तकनीक का उपयोग न होता तो सूर्यवीर इतना भयानक वार करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन अपनी क्षमताओं के साथ वह बस इतना ही कर सकते थे। उस एक वार के बाद उनकी ताकत अनिवार्य रूप से समाप्त हो गई थी, जिससे वे दूसरा वार करने में असमर्थ हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वे मानव सेना की मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि यह था कि वे अपनी वर्तमान स्थिति में शक्तिहीन थे। यदि वे तब नहीं निकलते तो दानव सेना द्वारा घिर जाने के बाद बचना असंभव होता। उनके प्रतीत होने वाले लापरवाह प्रस्थान के बावजूद स्थिति अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी।
एक भी गलत कदम युद्ध क्षेत्र में उनके अंत का कारण बन सकता था। उस तलवार के वार को अंजाम देने के बाद उन्हें अपनी चरम स्थिति में वापस आने के लिए कम से कम 1 साल की आवश्यकता होगी। हालांकि सूर्यवीर ने फिर से निकलने से पहले वास्तव में 1 साल तक स्वास्थ्य लाभ का इंतजार नहीं किया। हालांकि उन्होंने तेजी से यात्रा की, लेकिन मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग की दूरी बहुत अधिक थी। उनकी गति से भी वहां पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। सूर्यवीर ने फिर से निकलने से पहले एक गुफा में एकांतवास में केवल 1 महीना बिताया। उन्हें अगले मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता से पहले युमेश राजवंश तक पहुंचने की आवश्यकता थी। यदि वह लड़का वास्तव में उनका बेटा था, तो अगर विराट ने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसे भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। दांव संघ के भीतर कई लोग उसे अपनी आंख की किरकिरी मानते थे। आखिरकार दांव संघ में हर कोई दिवाकर जैसा नहीं था। दक्षिणी महाद्वीप तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग के मुख्य हॉल में, उस शाखा हॉल में जहां मिशन जारी किए जाते थे। जैसे ही वेद प्रकाश और भवानी दत्त ने एक नया जारी किया गया मिशन हथियाने की कोशिश की, दिव्य पवन महल के एक आरोहण लोक के शिखर पर बैठे बुजुर्ग ने बिजली की गति से उसे छीन लिया। वेद प्रकाश और भवानी दत्त अविश्वास में लगभग गिर पड़े। लानत है, तुम एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ माने जाते हो, ठीक है? तुम वास्तव में मेरे साथ मात्र 100 युद्ध पुण्य वाले मिशन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? सच में एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ के रूप में तुम्हारी गरिमा कहां है? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? वे दोनों केवल महान क्षेत्र के मध्य चरण में थे। भले ही उनकी युद्ध शक्ति दुर्जय थी, जो उसी स्तर के अन्य योद्धाओं से कहीं अधिक थी, लेकिन उनके हाथों की गति दिव्य पवन महल के उन शिखर आरोहण लोक बुजुर्गों के आसपास भी नहीं थी। पूरे 6 महीने बीत चुके थे और उन्होंने 100 युद्ध पुण्य भी नहीं कमाए थे। इस दर से कौन जानता था कि वे नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली के बदले पर्याप्त कमाई कब करेंगे। वास्तव में केवल वेद प्रकाश और भवानी दत्त ही बर्बाद नहीं हुए थे। तलवार संप्रदाय हॉल में लगभग सभी योद्धा पूरी तरह से निराशा की स्थिति में थे। तलवार संप्रदाय द्वारा जारी किए गए मिशन अब अविश्वसनीय रूप से मांग में थे, जिन्हें तुरंत आरोहण लोक विशेषज्ञों के एक बड़े समूह द्वारा झपट लिया जाता था, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आरोहण लोक से नीचे के इन योद्धाओं में से कई पूरे 6 महीने तक कोई मिशन हासिल नहीं कर पाए थे। अब वे मिशन भी जो पहले कुछ दर्जन युद्ध पुण्य कमाने के लिए तिरस्कृत थे, बेहद लोकप्रिय हो गए थे। युद्ध पुण्य जो तलवार संप्रदाय में पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे, दिव्य पवन महल से आरोहण लोक विशेषज्ञों की आमद के बाद और भी दुर्लभ हो गए थे। जबकि युद्ध पुण्य पहले मूल्यवान थे, तलवार संप्रदाय में उन्हें कमाने के अवसरों की कमी नहीं थी। लेकिन अब युद्ध पुण्य अर्जित करने वाले सभी मिशनों पर दिव्य पवन महल के आरोहण लोक विशेषज्ञों का एकाधिकार हो गया था। उनके पास कोई भी कमाने का मौका नहीं था। इस घटना ने कई योद्धाओं के विरोध को जन्म दिया। कई लोग शिकायत करने के लिए शालिनी के पास गए, यह मांग करते हुए कि खजाना विभाग इन आरोहण लोक विशेषज्ञों को नियंत्रित करने और मिशन छीनने की उनकी क्षमता को सीमित करने के लिए नियम जारी करे, अन्यथा आरोहण लोक से नीचे के लोगों के पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो वे भूखे मर जाएंगे। शालिनी इन विरोधों के सामने लाचार थी। वह केवल तलवार संप्रदाय के विभिन्न विभागों को और मिशन जारी करने का निर्देश दे सकती थी। जहां तक आरोहण लोक विशेषज्ञों को मिशन स्वीकार करने से रोकने की बात है, यह स्पष्ट रूप से तलवार संप्रदाय के नियमों के खिलाफ था और शालिनी स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई नियम जारी नहीं करेगी। इसके अलावा उसने पहले ही विराट को इस मामले की सूचना दे दी थी, लेकिन विराट ने उसे कहा था कि वह इसकी चिंता न करे। वह क्या कर सकती थी? हालांकि दिव्य पवन महल के इन आरोहण लोक विशेषज्ञों की मदद से तलवार संप्रदाय का विकास और भी तेज हो गया। आखिरकार आरोहण लोक विशेषज्ञों की दक्षता निचले स्तर के योद्धाओं से बेजोड़ है। अब ये आरोहण लोक विशेषज्ञ युद्ध पुण्य कमाने के लिए वास्तव में कोई भी काम कर रहे हैं। खनन, शहर बनाना, सामग्री को परिष्कृत करना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, रास्तों की खोज करना, ये उस तरह के खुरदरे और थकाऊ काम थे जो तलवार संप्रदाय में साधारण महान क्षेत्र के योद्धा भी नहीं करते थे। लेकिन अब ये आरोहण लोक विशेषज्ञ उन्हें करने के लिए हाथापाई कर रहे हैं। खनन में एक अकेला आरोहण लोक शिखर स्तरीय दिव्य पवन महल बुजुर्ग 1 लाख खनन टीमों की खनन दक्षता के बराबर है। विशेष रूप से उच्च स्तरीय अयस्क नसों के खनन में इन शिखर स्तरीय आरोहण लोक बुजुर्गों की भूमिका और भी बड़ी है। उन अर्धचरण नवीन श्रेणी अयस्क नसों के लिए विशाल कबीले की खनन टीमों को मूल रूप से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरकार अयस्क नस का यह स्तर न केवल खनन करना मुश्किल है, न केवल पहाड़ी जड़ें और जल नसें बेहद स्थिर हैं, बल्कि अयस्क नस भी बेहद कठोर है। लेकिन उन शिखर स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञों के लिए यह कोई समस्या नहीं है। एक ही मुक्के से पूरे पहाड़ के आकार की एक खनिज नस फटकर खुल गई, जिससे खनन अविश्वसनीय रूप से कुशल और साफ हो गया। शहर के निर्माण पर भी यही लागू होता है। एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ के जुड़ने से शहर निर्माण की दक्षता और गति 10 गुना से अधिक बढ़ गई। चूंकि बड़ी संख्या में आरोहण लोक विशेषज्ञ शहर निर्माण के प्रयास में शामिल हुए, जशपुर राजवंश का शहर गठन समय से कई साल पहले पूरा हो गया। इसके बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट और तेजस्वी सिंह निर्माण कार्यशालाओं के लाखों वास्तुकारों और दिव्य पवन महल के कई आरोहण लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए गांवहर राजवंश के क्षेत्र के भीतर भव्य व्यूह का निर्माण और स्थापना करने लगे। विराट की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसका अंतिम लक्ष्य दक्षिणी महाद्वीप, पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश और गांवहर राजवंश को कवर करने वाला एक शानदार व्यूह बनाना था। एक बार जब यह व्यूह, जिसमें सैकड़ों अरबों मील शामिल हैं, पूरा हो गया, तो भले ही एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हमला करे, तलवार संप्रदाय पूरी तरह से बेखौफ होगा। इस लक्ष्य के लिए विराट की मुख्य प्रेरणा विशाल दलदल के तल पर विशाल प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के प्रभाव से उत्पन्न हुई। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों ने सैकड़ों अरबों मील में फैले क्षेत्र को कवर किया। उस प्राचीन ड्रैगन महल का रक्षात्मक व्यूह उस पूरे क्षेत्र को कवर करने वाला एक शक्तिशाली गठन था। इसकी ताकत को देखते हुए एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी इसे बाहर से हिलाने में पूरी तरह असमर्थ होगा। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार गठन के बाद गठन को तोड़ने और प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के हर कोने की जांच करने में सक्षम था, क्योंकि उसने ऐसा भीतर से किया था, बाहरी हमले से नहीं। एक बार जब विराट ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो तलवार संप्रदाय वास्तव में अभेद्य होगा। शस्त्र निर्माण कार्यशाला में आचार्य केशव हाल ही में बहुत खुश थे। बड़ी संख्या में आरोहण लोक विशेषज्ञों के लिए धन्यवाद, जो सामग्री को परिष्कृत और शुद्ध करने में मदद करने के लिए शामिल हुए थे। अपनी सीमित साधना के कारण भले ही उनके पास प्रयोग करने के लिए कई विचार थे, वे केवल व्यर्थ में आहें भर सकते थे, क्योंकि वे उच्च श्रेणी की सामग्रियों को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इतने सारे आरोहण लोक विशेषज्ञों की मदद से वे अंततः सच्चे नवीन श्रेणी के जादुई हथियारों को परिष्कृत करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। विराट द्वारा स्थापित विभिन्न रिफाइनिंग व्यूहों के लिए धन्यवाद। आचार्य केशव को अब नवीन श्रेणी से नीचे के जादुई हथियारों को परिष्कृत करने में कोई कठिनाई नहीं है। शोधन में उनकी वर्तमान बाधा अर्धचरण नवीन श्रेणी के जादुई हथियार से नवीन श्रेणी के हथियार तक टूटना है। हालांकि अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वे नवीन श्रेणी की सामग्रियों को भी परिष्कृत नहीं कर सकते। नवीन श्रेणी के जादुई हथियारों को परिष्कृत करना तो दूर की बात है, लेकिन दिव्य पवन महल के इन आरोहण लोक बुजुर्गों की मदद से वे प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। दिव्य पवन महल के कई उच्च स्तरीय योद्धाओं की मदद से तलवार संप्रदाय की विकास गति को एक बार फिर एक नए स्तर पर धकेल दिया गया है। खजाना विभाग के मुख्य हॉल में मिशन जारी करने के लिए शाखा हॉल में वेद प्रकाश और भवानी दत्त बहुत कठिनाई के बाद अंततः 100 युद्ध पुण्य के लायक एक मिशन को हथियाने में कामयाब रहे। अपने प्राप्त किए गए मिशन को देखकर दोनों लगभग रोने ही वाले थे। जूनियर भाई भवानी दत्त, इस दर से नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली के बदले पर्याप्त युद्ध पुण्य जमा करने में हमें कितने साल लगेंगे? वेद प्रकाश ने भावनाओं के आंसू पोंछते हुए कहा। हम क्या कर सकते हैं? भवानी दत्त ने लाचारी से कहा।
हम जूनियर बहन के पास जाकर उनसे नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली क्यों नहीं मांगते? वेद प्रकाश ने आह भरी। तुम अपना स्वाभिमान निगल सकते हो, लेकिन मैं भवानी दत्त नहीं कर सकता। हम सीनियर भाइयों को कब जूनियर बहन को हमारी मदद करने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ी? भवानी दत्त ने भावहीन होकर कहा। ऐसा नहीं है, जूनियर बहन अब पैसों में खेल रही हैं। एक या दो नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियां उनके लिए कुछ भी नहीं है। वह छोटी लड़की रूहानी, मुझे यकीन है कि वह इन कीमती गोलियों को कैंडी की तरह खाती है। वेद प्रकाश ने कड़वे आंसू पोंछते हुए कहा। सीनियर और जूनियर भाई बहनों में ऐसा लगता है कि वह और भवानी दत्त तलवार संप्रदाय में सबसे दुखी हैं। तो तुम जूनियर बहन के शिष्य क्यों नहीं बन जाते? भवानी दत्त ने उनकी ओर देखा और चिढ़कर कहा। यदि तुमने उस समय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता के रूप में पद नहीं छोड़ा होता तो हम आज जहां हैं वहां नहीं होते। तुम इसे इतना आसान बताते हो। तलवार संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के साथ अगर मैं संप्रदाय नेता के रूप में जारी रहता तो मैं साधना के लिए बहुत व्यस्त होता। अगर ऐसा होता तो मैं और भी बदतर स्थिति में होता। बस जूनियर भाई तेजराज की वर्तमान दुर्दशा को देखो। उसके पास बहुत सारे युद्ध पुण्य हैं, लेकिन उनका क्या फायदा? उसने अभी तक महान क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं किया है। वह वास्तव में शर्मनाक है। मैं उसके लिए चिंतित हो रहा हूं। वेद प्रकाश ने नासिका सिकोड़ी। न केवल तेजराज बल्कि यामिनी, जो तलवार संप्रदाय की संप्रदाय नेता के रूप में सफल रही, उसी स्थिति में थी। यामिनी की साधना उस समय उनसे कई लोगों ऊपर थी, लेकिन अब उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि यामिनी की युद्ध कला प्रतिभा उनसे कमतर थी, बल्कि यह था कि यामिनी लगातार मामलों के पहाड़ में व्यस्त रहती थी, जिससे उसके पास साधना के लिए कोई समय नहीं बचता था। फिर शालिनी थी, जो खजाना विभाग की प्रमुख थी। पूरे तलवार संप्रदाय में सैन्य उपलब्धियों के मामले में शायद ही कोई उनकी तुलना कर सके। तार्किक रूप से इतनी महान उपलब्धियों के साथ उसे किसी भी साधना संसाधन की कमी नहीं। हालांकि शालिनी का वर्तमान साधना स्तर केवल लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण में था। अपने पदों पर बैठकर पूरे दिन अनगिनत मामलों को संभालते हुए वे बस साधना के लिए समय नहीं निकाल सकते थे। प्रचुर साधना संसाधनों के साथ भी यह बेकार होगा। दोनों बाहर चलते हुए बात कर रहे थे। जैसे ही वे खजाना विभाग के मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने एक 7 या 8 साल की लड़की को उसकी ओर फुदकते हुए देखा। वेद प्रकाश की आंखें उस छोटी लड़की को देखकर चमक उठी। वान्या, इधर आओ। वेद प्रकाश ने छोटी लड़की को इशारे से बुलाया। बड़े परदादा गुरु, छठे परदादा गुरु, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? छोटी लड़की ने वेद प्रकाश की पुकार सुनी और तुरंत चली आई। वेद प्रकाश और भवानी दत्त की ओर देखते हुए अपनी प्यारी बड़ी आंखों को झपकाते हुए पूछा। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं, तुम्हारे बड़े परदादा गुरु तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भवानी दत्त ने यह सुनते ही तुरंत खुद को दूर कर लिया। वेद प्रकाश के चेहरे के भाव देखते ही वे समझ गए थे कि वेद प्रकाश क्या करने वाले हैं। यह बूढ़ा वान्या का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन वे इस बात से नहीं डरते थे कि विराट वान्या के युद्ध पुण्य चुराने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। उन्हें लगा कि बूढ़ा वेद प्रकाश वास्तव में मौत के साथ इश्क लड़ा रहा है और वे उसके साथ मरना नहीं चाहते थे। सीनियर वेद प्रकाश, सीनियर भवानी दत्त। वान्या के पीछे चलते हुए आयु ने आगे बढ़कर वेद प्रकाश और भवानी दत्त को प्रणाम किया। इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है कुमारी आयु। वेद प्रकाश ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कान के साथ कहा। हमें नन्ही वान्या के साथ कुछ चर्चा करनी है। कुमारी आयु, आपको क्या लगता है? ओह, क्या ऐसी बात है? तो आप दोनों पहले अपने मामलों पर चर्चा करें, मैं चलती हूँ। आयु यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराई। हालांकि वह नेक दिल थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वेद प्रकाश का क्या मतलब है। वह नहीं चाहते थे कि उसे पता चले कि वह और वान्या किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। नन्ही वान्या, मैं अब वापस जा रही हूँ। अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो मुझे बाद में ढूंढ लेना। आयु ने वान्या के सिर को प्यार से थपथपाया और धीरे से मुस्कुराई। अब जब वे तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में वापस आ गए थे और वेद प्रकाश और भवानी दत्त वान्या के बुजुर्ग थे, तो उसे स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा वान्या को नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ हाँ, मैं करूंगी। अलविदा छोटी आयु। वान्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। फिर आयु ने जाने और अपने निवास पर लौटने से पहले वेद प्रकाश और भवानी दत्त को प्रणाम किया। बड़े परदादा गुरु, आप यहाँ क्यों आए हैं? नन्ही वान्या के पास। आयु के जाने के बाद वान्या ने वेद प्रकाश से पूछा। नन्ही वान्या, क्या तुम्हारे पास वो नई मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियां हैं जो तुम्हारे 7वें परदादा गुरु ने हाल ही में बनाई हैं? अगर हैं तो क्या तुम मुझे 1 या 2 उधार दे सकती हो? मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। वेद प्रकाश ने मुस्कान के साथ कहा। खैर, नन्ही वान्या के पास अभी कोई नहीं है, लेकिन अगर बड़े परदादा गुरु को कुछ चाहिए तो नन्ही वान्या आपको 2 दिला सकती है। वान्या ने कहा। तो मैं तुम्हें कष्ट दूंगा नन्ही वान्या। वेद प्रकाश ने बिना किसी शर्मिंदगी के कहा। वेद प्रकाश अभी भी गुरु कावेरी, जुबैदा, तेजराज और निहारिका से युद्ध पुण्य उधार लेने में संकोच कर रहे थे, लेकिन उन्हें विराट की बेटी को ठगने में पूरी तरह से न्याय संगत लगा। आखिरकार उस छोटी लड़की के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थीं और उसे किसी भी साधना संसाधन की कमी नहीं थी। 1-2 नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियां वान्या के लिए कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। बड़े परदादा गुरु बहुत दयालु हैं, तो मैं अंदर जाकर बड़े परदादा गुरु और छठे परदादा गुरु के लिए गोलियां ले आती हूँ। वान्या ने आज्ञाकारी होकर कहा। नन्ही वान्या। भवानी दत्त ने यह सुनकर खुद को दूर करना चाहा। वेद प्रकाश मौत को दावत दे रहे थे, वे उन्हें अपने साथ नीचे नहीं खींच सकते थे। हालांकि उन्हें तुरंत वेद प्रकाश ने चुप करा दिया। क्या छठे परदादा गुरु चाहते हैं कि नन्ही वान्या कुछ और लाए? भवानी दत्त की पुकार सुनकर वान्या ने हैरान होकर पूछा। कोई बात नहीं, तुम्हारे छठे परदादा गुरु का दिमाग बस कुछ पल के लिए भटक गया था, उनकी चिंता मत करो। वेद प्रकाश ने मुस्कान के साथ कहा। ओह, तो नन्ही वान्या अब जा रही है। यह सुनकर वान्या अब और नहीं रुकी और खजाना विभाग के मुख्य हॉल में जाने के लिए मुड़ गई। लानत है बूढ़े वेद प्रकाश, तुम क्या कर रहे हो? वान्या के जाने के बाद भवानी दत्त ने वेद प्रकाश का हाथ झटक दिया। गुस्से में कहा। लानत है, तुम मुसीबत मांग रहे हो, मुझे अपने साथ मत घसीटो। तुम नन्ही वान्या को ठगने की हिम्मत करते हो, तुम वास्तव में मरने की इच्छा रखते हो। अरे जूनियर भाई भवानी दत्त, तुम किस बात से डर रहे हो? क्या वह शैतान विराट मेरा कुछ करने की हिम्मत करता है? मैं उसका परदादा गुरु हूं और उसका ससुर भी। उसकी बेटी से थोड़े से साधना संसाधन लेने में क्या हर्ज है? वेद प्रकाश ने खारिज करते हुए कहा। इसके अलावा जब तक नन्ही वान्या कुछ नहीं कहती, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। बूढ़े वेद प्रकाश, तुम दूसरों को बेवकूफ समझते हो। सावधान रहना, एक दिन तुम ही होगे जो ठगे जाओगे। भवानी दत्त ने उपहास किया। उस छोटी लड़की वान्या से फायदा उठाना आसान नहीं होगा। बूढ़े वेद प्रकाश को उस एक मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली के लिए सब कुछ ब्याज समेत चुकाना पड़ सकता है। जूनियर भाई भवानी दत्त, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? अफसोस, कितनी शर्म की बात है, एक समय के वीर छठे जूनियर भाई इतने डरपोक बन गए हैं। समय वास्तव में उड़ जाता है, यहाँ तक कि वह वीर भावना भी घिस गई है। वेद प्रकाश ने भवानी दत्त की ओर देखा और आह भरते हुए सिर हिलाया। बूढ़े वेद प्रकाश, तुम किसे डरपोक कह रहे हो? यह सुनकर भवानी दत्त का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? ठीक है, मेरे नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली लेने के बाद हम एक और मुकाबला करेंगे। वेद प्रकाश ने उनकी ओर देखा और उपहास किया। भवानी दत्त निशब्द थे। बूढ़े वेद प्रकाश की बेशर्मी पूरी तरह से अपनी सीमा पर पहुंच गई थी। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर बूढ़ा वेद प्रकाश वास्तव में नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली का सेवन करता है और उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, तो वे शायद उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। क्या वे उस बूढ़े आदमी द्वारा मौत के घाट नहीं उतारे जाएंगे? क्या उन्हें खुद एक कोशिश करनी चाहिए? भवानी दत्त एक पल के लिए हिचकिचाए। खजाना विभाग के मुख्य हॉल में वान्या फुदकती हुई अंदर आई। प्रवेश करने पर उसने पहले शालिनी को बधाई दी और फिर 2 नई मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियां प्राप्त करने के लिए संसाधनों के आदान प्रदान के लिए शाखा हॉल की ओर बढ़ी।
हालांकि उसने अचानक देखा कि मुख्य हॉल में कई और आरोहण लोक विशेषज्ञ दिखाई दे रहे थे। इन आरोहण लोक योद्धाओं में काफी कुछ शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ भी थे। यह देखकर वान्या संदेह से भर गई। तलवार संप्रदाय ने इतने सारे शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञों को कब प्राप्त किया? उसने और आयु ने नवधारा महाद्वीप में प्रशिक्षण लेते हुए पूरे 2 साल बिताए थे और 2 साल तक दक्षिणी महाद्वीप में नहीं लौटे थे, इसलिए वे दक्षिणी महाद्वीप के बारे में कई चीजों से अनजान थे। वान्या रुकी और शालिनी की ओर मुड़ी, पूछते हुए, मौसी शालिनी, अचानक दक्षिणी महाद्वीप में इतने सारे शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ कैसे आ गए? ओह, तुम्हारा मतलब यह है? खैर, बात यह है। शालिनी ने वान्या की पूछताछ सुनकर उसे स्थिति समझाई। उफ, मौसी शालिनी हाल ही में इससे बहुत परेशान रही हैं। पहले उच्च स्तरीय मिशनों को संभालने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे, लेकिन अब इतने सारे विशेषज्ञों को सौंपने के लिए पर्याप्त मिशन नहीं है। इतने सारे विशेषज्ञों का अचानक आना कोई अच्छी बात नहीं लगती। शालिनी ने अपना माथा रगड़ा, परेशान दिख रही थी। क्या ऐसा है? यह सुनकर वान्या की चमकती आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। मैं जाकर देखती हूँ। एक पल के विचार के बाद वान्या ने कहा और मिशन हॉल की ओर दौड़ पड़ी। अरे छोटी लड़की, तुम्हें वापस आते ही अपने पिता से मिलने जाना चाहिए। तुम 2 साल से घर नहीं गई हो और वह तुम्हें याद कर रहे हैं। वान्या को इतनी तेजी से दौड़ते देख शालिनी ने जल्दी से पुकारा। अगर यह छोटी लड़की जल्द ही विराट से मिलने नहीं जाती है तो शायद उसे मार पड़ने वाली है। आखिरकार वह पहले कभी इतने लंबे समय तक घर से दूर नहीं रही है। मुझे पता है, वान्या ने दौड़ते हुए जवाब दिया। उसने वास्तव में शालिनी की बात सुनी या नहीं, यह केवल वही जानती है। मिशन हॉल में पहुंचकर वान्या ने देखा कि यह योद्धाओं से खचाखच भरा था। एक बड़ी संख्या में आरोहण लोक विशेषज्ञ। ये योद्धा उस दीवार को ध्यान से देख रहे थे जहां मिशन पोस्ट किए गए थे, और जैसे ही कोई नया मिशन दिखाई देता वे उसे हथियाने के लिए पागलपन से कोशिश करते। यहां तक कि केवल 100 युद्ध पुण्य वाले मिशन पर भी बड़ी संख्या में आरोहण लोक योद्धाओं की नजर थी। आरोहण लोक से नीचे के वे योद्धा जो मिशन प्राप्त नहीं कर सके सभी चिंतित दिखे और आहें भरी। यह देखकर वान्या की बड़ी आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति चमक उठी। ही, लगता है मेरी किस्मत आ गई है। वान्या ने मिशन हॉल में भीड़ लगाए योद्धाओं को देखकर हल्का सा हंसा। ऐसा लगता है कि मुझे मौसी शालिनी को उस प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इन बाहरी लोगों को इतनी बड़ी मात्रा में पुण्य कमाने देने के बजाय अपने ही लोगों को इसे कमाने के लिए लाना बेहतर है। आखिरकार अच्छी चीजों को परिवार के भीतर रखना ही बेहतर है। उसने और आयु ने पिछले 2 वर्षों में नवधारा महाद्वीप पर अपना समय बर्बाद नहीं किया था। उन दोनों ने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के पूर्व में पूरे सुनसान पहाड़ी जंगल को पार किया था और पूरे 5 खरब मील तक पूर्व की ओर जारी रखा। एक विशाल प्राचीन संप्रदाय के खंडहर की खोज की। इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहर को जय युग संप्रदाय कहा जाता था और पैमाने और स्तर के मामले में यह किसी भी तरह से सूर्य संप्रदाय के खंडहरों से कम नहीं था। यह उस समय के सूर्य संप्रदाय के बराबर एक विशाल संप्रदाय प्रतीत होता था। उसने और आयु ने वापस जाने से पहले संप्रदाय के खंडहरों की मोटे तौर पर तलाशी ली। दक्षिणी महाद्वीप में लौटने का उनका उद्देश्य जय युग संप्रदाय के खंडहरों पर रिपोर्ट करना था, लेकिन अब वान्या ने अपना मन बदल लिया था। अब दिव्य पवन महल के इतने सारे आरोहण लोक बुजुर्गों की चीजों पर नजर रखने के साथ एक बार जब यह मिशन घोषित हो जाता है तो ये आरोहण लोक विशेषज्ञ जय युग संप्रदाय के खंडहरों की ओर झुंड में जाएंगे और सभी युद्ध पुण्य उनके द्वारा अर्जित किए जाएंगे। इन आरोहण लोक विशेषज्ञों को, जिन्हें वह नहीं जानती, इस पुण्य को प्राप्त करने देने के बजाय वह अपने लोगों के साथ पैसा कमाना पसंद करेगी। इसके अलावा इस तरह वह तलवार संप्रदाय के भीतर अपना खुद का छोटा गुट भी बना सकती है। वह अपने पिता और मां द्वारा प्रतिबंधित रही है, यह या वह जाने में असमर्थ, यह या वह करने में असमर्थ। हालांकि उसके पिता ने अब उस पर प्रतिबंधों में काफी डील दी है, फिर भी वे उसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। वान्या की बहुत महत्वाकांक्षा है, लेकिन वह जाने और कार्य नहीं कर सकती। उसे लगता है कि उसकी सराहना नहीं की जा रही है, लेकिन अब उसका अवसर आ गया है। मिशन हॉल में मिशन प्राप्त न कर पाने वाले उन योद्धाओं के चिंतित चेहरों को देखकर वान्या के छोटे से दिमाग में धीरे धीरे एक योजना ने आकार लिया। खजाना विभाग हॉल के बाहर। वान्या खजाना विभाग के मुख्य हॉल से बाहर निकली और वेद प्रकाश और भवानी दत्त के पास पहुंची। उन्हें 2 नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियां सौंपी। बड़े परदादा गुरु, छठे परदादा गुरु, मैं वान्या आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूं और आपके लिए ये नई मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियां लाई हूं। इन 2 गोलियों की कीमत मुझे पूरे 20,000 युद्ध पुण्य पड़ी है। वान्या ने वेद प्रकाश और भवानी दत्त की ओर देखते हुए कहा। वेद प्रकाश, जो मूल रूप से खुशी खुशी गोली के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, वान्या के अंतिम शब्द सुनकर जम गए। नन्ही वान्या, क्या तुमने वास्तव में इन 2 नई मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियों के बदले अपने खुद के युद्ध पुण्य खर्च किए हैं? वेद प्रकाश ने वान्या की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि वह खुद के लिए एक गोली पाने के लिए वान्या का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन वे वास्तव में वान्या को उसके युद्ध पुण्य से धोखा देने का इरादा नहीं रखते थे। जबकि वेद प्रकाश अब मोटी चमड़ी वाले थे, वे पूरी तरह से बेशर्म नहीं थे। उन्होंने शुरू में मान लिया था कि वान्या बस गोलियां मुफ्त में ले रही थी। आखिरकार वान्या ने पहले भी बिना ज्यादा प्रयास के खजाना विभाग से साधना संसाधन प्राप्त किए थे। भले ही उसने कुछ लिया हो, युद्ध पुण्य की कोई भी कटौती विराट के खाते में की जाएगी। लेकिन अब वान्या कह रही थी कि ये 2 गोलियां उसके युद्ध पुण्य के माध्यम से प्राप्त की गई थीं, जिससे वेद प्रकाश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बिल्कुल, जब से मैंने और मौसी आयु ने एक अर्धचरण नवीन श्रेणी की खदान की खोज की और बहुत सारे युद्ध पुण्य हासिल किए, तब से पिताजी ने मुझे खजाना विभाग से मुफ्त में कुछ भी लेने से मना कर दिया है। अगर मैं कुछ लेती हूं तो मेरे युद्ध पुण्य काट ली जाएंगे, वान्या ने कहा। खैर नन्ही वान्या, तुम्हारे परदादा गुरु बस मजाक कर रहे थे। तुम ये दोनों गोलियां वापस क्यों नहीं कर देती? वेद प्रकाश ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। अगर ये दोनों गोलियां वास्तव में वान्या के युद्ध पुण्य के माध्यम से प्राप्त की गई थीं, तो वे उन्हें लेने में बहुत शर्मिंदा होंगे। बड़े परदादा गुरु, नन्ही वान्या ने युद्ध में कई पुण्य जमा किए हैं। इन 2 गोलियों को मेरे सम्मान का प्रतीक समझें। अगर आपको इसके बारे में बुरा लगता है तो उन्हें नन्ही वान्या से अस्थायी आड़ समझें। वान्या ने वेद प्रकाश से आज्ञाकारी होकर कहा। वेद प्रकाश यह सुनकर एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन अंत में अपने दांत पीस लिए और कहा, ठीक है, तो इसे बड़े परदादा गुरु से अस्थायी आड़ समझो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें दोगुना चुका दूंगा। वे वास्तव में वान्या की चीजों को मुफ्त में नहीं ले रहे थे, वे बस अस्थायी रूप से उसकी गोलियां उधार ले रहे थे। जब उनके पास पैसे होंगे तो वे बस उन्हें वापस कर सकते थे। बड़े परदादा गुरु, क्या आप मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं? वान्या ने चारों ओर देखा और अचानक फुसफुसाए। क्या? वेद प्रकाश यह सुनकर दंग रह गए। यह बात करने की जगह नहीं है, हम सूर्य संप्रदाय के खंडहरों पर बारीकियों पर चर्चा करेंगे, वान्या ने धीरे से कहा। पूरा दक्षिणी महाद्वीप उसके पिता का क्षेत्र था। उसके पिता द्वारा यहाँ उनकी गुप्त साजिश का पता लगाने की संभावना बहुत अधिक थी, इसलिए अपने पिता को उनके कार्यों को जानने से रोकने के लिए उन्हें चर्चा करने के लिए एक गुप्त जगह खोजने की आवश्यकता थी। सूर्य संप्रदाय के खंडहर एकदम सही जगह थी। यह सुनकर वेद प्रकाश तुरंत छोटी लड़की की बातों से अचंभित हो गए। उसका क्या मतलब था? क्या यह छोटी लड़की उसे पैसे कमाने के लिए ले जाने वाली थी? नन्ही वान्या, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? वेद प्रकाश एक पल के लिए दंग रह गए। अपने सामने छोटी लड़की को थोड़ी आशंका के साथ देखते हुए पूछा। हालांकि वे तलवार संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय गुरु और विराट के सीनियर अंकल थे, लेकिन उन्होंने तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। वान्या को गुमराह करना तो दूर की बात है, अगर उन्होंने वास्तव में वान्या को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करने की हिम्मत की जो तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता हो, तो न केवल विराट निश्चित रूप से उनके साथ हिसाब बराबर करेगा, बल्कि उनकी चौथी जूनियर बहन और उनकी बेटी निहारिका भी उन्हें नहीं छोड़ेंगी।
सीनियर अंकल चिंता न करें, नन्ही वान्या जो कर रही है वह निश्चित रूप से कोई बुरी या टेढ़ी चीज नहीं है और न ही यह तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करेगी। यह बात करने की जगह नहीं है। चलो पहले चर्चा करने के लिए सूर्य संप्रदाय के खंडहरों पर चलते हैं। वान्या ने उसे आत्मविश्वास से आश्वासन दिया। यह सुनकर वेद प्रकाश लंबे समय तक हिचकिचाए और अंत में अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, वे यह देखने के लिए छोटी लड़की के साथ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर वह वास्तव में मुसीबत पैदा करना चाहती है तो वे उसे बाद में रोक सकते हैं। छठे परदादा गुरु, आप भी साथ क्यों नहीं आते? वान्या भवानी दत्त की ओर मुड़ी और पूछा। मुझे लगता है कि मैं नहीं आऊंगा। भवानी दत्त एक पल के लिए हिचकिचाए, अंततः सहमत होने की हिम्मत नहीं हुई। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह छोटी लड़की कितनी शरारती थी। अगर वे उसकी मासूम और प्यारी उपस्थिति से मूर्ख बन गए और सोचा कि वह एक हानि रहित छोटी लड़की है तो वे यह जाने बिना कि कैसे मौत के घाट उतर सकते हैं। जूनियर भाई भवानी दत्त, तुम बहुत डरपोक हो। वेद प्रकाश ने उनकी ओर देखा, कुछ हद तक नाखुश। बड़े परदादा गुरु, भूल जाइए, अगर छठे चाचा की हिम्मत नहीं है तो अपने आप को मजबूर न करें। जब हम महान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें उन लोगों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है जिनके पास वीर भावना और साहस है। अगर हम कुछ कायरों को साथ लाते हैं तो वे हमारी योजनाओं को बर्बाद कर सकते हैं। वान्या ने अपना छोटा हाथ हिलाया और कहा। यह सुनकर भवानी दत्त का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वे 7 या 8 साल की लड़की द्वारा इस तरह नीचा दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। किसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं करता? मुझे शामिल करो, भवानी दत्त ने सख्ती से कहा। छठे चाचा, आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको मेरे पिता से मेरी चुगली नहीं करनी चाहिए। वान्या ने उनकी ओर देखते हुए कहा। छोटी लड़की, तुम मुझे किस तरह का व्यक्ति समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो लोगों की पीठ पीछे चुगली करता है? यह सुनकर भवानी दत्त का माथा हताशा से सिकुड़ गया। यह तो अच्छी बात है, चलो चलते हैं। इसके साथ वान्या ने नेतृत्व किया और टेलीपोर्टेशन व्यूह के केंद्रीय केंद्र की ओर चल दी। यह देखकर वेद प्रकाश और भवानी दत्त ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन अंततः उन्होंने खुद को तैयार किया और वान्या के पीछे हो लिए। अब जब बात इस हद तक आ गई थी तो भले ही वे पीछे हटना चाहते, वे मुश्किल स्थिति में थे। सूर्य संप्रदाय के खंडहरों पर पहुंचकर वेद प्रकाश ने वान्या की ओर देखा और कहा, नन्ही वान्या, तुम मुझे अब बता सकती हो, है ना, तुम वास्तव में क्या चाहती हो? खैर, बात ऐसी है, वान्या ने जवाब दिया। मैंने और मौसी आयु ने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के पूर्व में सुनसान पहाड़ों के किनारे एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खोज की। इस प्राचीन संप्रदाय को जय युग संप्रदाय कहा जाता है और स्तर और पैमाने के मामले में यह किसी भी तरह से सूर्य संप्रदाय के खंडहरों से कम नहीं है। मूल रूप से मैं और आयु इस बार मौसी शालिनी को इस जय युग संप्रदाय के खंडहरों की रिपोर्ट करने के लिए वापस आए थे, लेकिन अभी खजाना विभाग के मुख्य हॉल में मुझे मौसी शालिनी से पता चला कि तलवार संप्रदाय के अधिकांश मिशन दिव्य पवन महल के उन आरोहण लोक योद्धाओं द्वारा छीने जा रहे हैं। अगर मैं इस खबर की रिपोर्ट करती हूं तो क्या अंतिम श्रेय सिर्फ दिव्य पवन महल के बुजुर्गों को नहीं मिलेगा? तो कुछ सोच विचार के बाद मैंने अकेले जाने का फैसला किया। दिव्य पवन महल के उन आरोहण लोक बुजुर्गों को लाभ कमाने देने के बजाय अपने ही लोगों के साथ पैसा कमाना बेहतर है। मुनाफे को परिवार के भीतर रखना। वान्या ने वेद प्रकाश और भवानी दत्त को स्थिति समझाई। यह सुनकर वेद प्रकाश और भवानी दत्त की आंखें चमक उठी। नन्ही वान्या, तुमने हमें यहां आमंत्रित किया क्योंकि तुम चाहती हो कि हम एक साथ जय युग संप्रदाय के खंडहरों का पता लगाएं। वेद प्रकाश वान्या की ओर देखते हुए बेहद उत्साहित थे। अगर यह सच होता तो यह वास्तव में उनके लिए किस्मत का एक बड़ा झटका होगा। हम बुरा नहीं है, वान्या ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि जय युग संप्रदाय के खंडहर आखिरकार सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के बराबर प्राचीन संप्रदाय के खंडहर हैं। हम कुछ अकेले पूरे जय युग संप्रदाय के खंडहरों पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं व्यापक रूप से निमंत्रण भेजने की योजना बना रही हूं। इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए तलवार संप्रदाय हॉल से कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रही हूं। हालांकि इस ऑपरेशन की गोपनीयता सुनिश्चित करने और लीक को रोकने के लिए जिन लोगों को हम आमंत्रित करते हैं वे भरोसेमंद होने चाहिए और मेरे पिता को रिपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं तो अगर मेरे पिता को पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इसलिए निमंत्रण भेजने का काम मेरे बड़े परदादा गुरु और छठे परदादा गुरु को संभालना होगा। आखिरकार अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कार्य करती हूं तो मैं बहुत विशिष्ट रहूंगी और मेरे पिता आसानी से कुछ गड़बड़ खोज लेंगे जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा बड़े परदादा गुरु, जब आप नायकों को निमंत्रण भेज रहे हों तो आपको पहले जनरल समीर पर कड़ी नजर रखनी होगी। सुनिश्चित करें कि उनका काल रात्रि शिविर मेरे पिता को हमारे बारे में रिपोर्ट न करे। वान्या ने वेद प्रकाश और भवानी दत्त की ओर देखा। अपनी योजना को विस्तार से समझाते हुए उसकी प्यारी बड़ी आंखें झपक रही थीं। यह सुनकर वेद प्रकाश और भवानी दत्त ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा। यह छोटी लड़की, क्या वह अपने पिता को कमजोर करने और उनके खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रही थी? वह वास्तव में गुप्त रूप से तलवार संप्रदाय के भीतर एक छोटा गुट स्थापित कर रही थी। इस छोटी लड़की ने वास्तव में अपने पिता की दुष्टता विरासत में मिली थी। वह इस तरह की चीजों में अविश्वसनीय रूप से साधन संपन्न थी, यहां तक कि उसकी योजनाएं भी इतनी सूक्ष्म थीं। भले ही वे दोनों ऐसा कुछ करना चाहते, वे शायद इस छोटी लड़की की तरह पूरी तरह से सोचने में सक्षम न हो। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद वेद प्रकाश ने आखिरकार अपने दांत पीस लिए और इसके लिए तैयार हो गए। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वे गुप्त रूप से एक छोटा गुट स्थापित कर रहे थे। यह विराट की अपनी बेटी थी। इसके अलावा कड़ाई से बोलते हुए वान्या के नियोजित ऑपरेशन ने तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। तलवार संप्रदाय के नियमों में कभी यह निर्धारित नहीं किया गया था कि संप्रदाय के खंडहरों की खोज के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। ऐसी जानकारी की रिपोर्ट करने से तलवार संप्रदाय के भीतर केवल पुण्य अंक अर्जित होते थे। यदि खंडहरों की खोज करने वाला तलवार संप्रदाय का योद्धा आश्वस्त था कि वे इस पर कब्जा कर सकते हैं तो यह उनकी अपनी क्षमता थी और तलवार संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो नायकों को निमंत्रण जारी करने का मामला मुझे और तुम्हारे छठे परदादा गुरु पर छोड़ दिया जाएगा। वेद प्रकाश निर्णय लेने के बाद आसानी से सहमत हो गए। फिर तय रहा। वेद प्रकाश की सहमति सुनकर वान्या खुशी से चिल्लाई। अपने बड़े परदादा गुरु और छठे परदादा गुरु को टीम में लाना उसकी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उनकी भागीदारी के बिना उसकी योजना को साकार करना कहीं अधिक कठिन होता। आखिरकार तलवार संप्रदाय उसके पिता का क्षेत्र था और लगभग कुछ भी उनकी नजरों से नहीं बचता था। केवल उसके बड़े परदादा गुरु और छठे परदादा गुरु ही संभवतः समीर को उसके पिता को रिपोर्ट करने से रोक सकते थे। कोई और नहीं कर सकता था। इस मामले को अपने पिता से छिपाने के लिए उसे न केवल काल रात्रि शिविर से निपटना था बल्कि उस छोटी लड़की नन्ही आभा से भी निपटना था। आभा धाम की शक्ति सीमा के भीतर वह छोटी लड़की स्वतंत्र रूप से होने वाली हर चीज का निरीक्षण कर सकती थी। हालांकि वह इतनी ऊब नहीं सकती थी कि तलवार संप्रदाय में इतने सारे लोगों के कार्यों की लगातार निगरानी करे, लेकिन उसके साथ व्यवहार किए बिना अभी भी सूचना लीक का जोखिम था। हालांकि वह मूर्ख लड़की को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, उसके साथ निपटना अंकल समीर के साथ निपटने की तुलना में बहुत आसान होगा। बड़े परदादा गुरु और छठे परदादा गुरु मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। मैं एक सूची तैयार करूंगी और फिर उन्हें केवल उस सूची के अनुसार निमंत्रण वितरित करने की आवश्यकता है। अब मुझे जल्दी वापस जाना है। मुझे पहले अपनी मां और पिता को खुश करने की जरूरत है ताकि अगले कदम सुचारू रूप से उठाए जा सकें। फिर वान्या ने टेलीपोर्टेशन व्यू के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौटने से पहले दोनों को इस मामले पर कुछ निर्देश दिए। वान्या की जाने वाली आकृति को देखते हुए वेद प्रकाश और भवानी दत्त ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा। यह छोटी लड़की वास्तव में चतुर है। इतनी कम उम्र में उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी पहले से ही इतनी प्रभावशाली है। बड़ी होने पर वह कैसी होगी? नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि उसकी 7 या 8 साल की उपस्थिति हमेशा लोगों को अवचेतन रूप से उसे 7 या 8 साल की लड़की के रूप में मानती है। बूढ़े वेद प्रकाश, हम आगे क्या करें?
क्या हम वास्तव में वैसा ही करने जा रहे हैं जैसा नन्ही वान्या कहती है? भवानी दत्त ने वेद प्रकाश से पूछा। बिल्कुल, हम उस छोटी लड़की के बुजुर्ग हैं। आखिरकार हम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? नहीं तो क्या वह हमें नीची नजर से नहीं देखेगी? इसके अलावा यह हमारे लिए एक शानदार अवसर है। वेद प्रकाश ने अपनी भौहें उठाई और कहा, कोई बात नहीं, चलो पहले इस नई प्रकार की मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली को परिष्कृत करें। छठे जूनियर भाई, क्या तुम यह चाहते हो? यदि नहीं तो मैं तुम्हारी भी खा लूंगा। बकवास, बिल्कुल मैं यह चाहता हूं। बूढ़े वेद प्रकाश, जल्दी करो और मुझे मेरी मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोली दो। भवानी दत्त गुस्से और चिंता दोनों में थे जब उन्होंने देखा कि वेद प्रकाश एक ही समय में दोनों नई मज्जा शुद्धि और अस्थि मजबूती गोलियों को निगलने वाले हैं। तलवार संप्रदाय, संप्रदाय गुरु की हवेली। यामिनी अपनी मेज पर केस फाइलों के पहाड़ की समीक्षा कर रही थी। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय का क्षेत्र फैलता गया और उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया, उसे प्रतिदिन जिन मामलों को संभालना था वे और अधिक बोझिल होते गए। पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश और गांवहर राजवंश जैसी जगहें, साथ ही दक्षिण पश्चिम महाद्वीप, जो वर्षों के विकास के बाद काफी हद तक अपनी वर्तमान स्थिति में बस गए थे, प्रबंधनीय थे। हालांकि कल्याणपुर और विशालपुर के नए अधिग्रहित क्षेत्रों ने कहीं अधिक जटिल मुद्दे प्रस्तुत किए। कल्याणपुर का क्षेत्र खरबों मील में फैला था, जबकि विशालपुर और भी बड़ा था, जिसमें पूरे 5 खरब मील शामिल थे। इनमें से कोई भी क्षेत्र पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश और गांवहर राजवंश के संयुक्त क्षेत्रों से कहीं बड़ा था। इतने विशाल क्षेत्र अनगिनत शहरों, संप्रदायों और जटिल शक्ति संरचनाओं के साथ मिलकर इन अविश्वसनीय रूप से जटिल मामलों का प्रबंधन करना एक कठिन कार्य बना दिया। भले ही यामिनी ने कई कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया था, केवल महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कबीले के मामलों का भारी कार्यभार अभी भी उसे हर दिन अभिभूत कर देता था। एक केस फाइल खत्म करने के बाद यामिनी दूसरी के लिए पहुंची। जब उसने देखा कि दरवाजे से एक छोटा सिर झांक रहा है, उस छोटे चेहरे को देखकर जिसके लिए वह तरस रही थी, यामिनी बहुत खुश हुई और तुरंत खड़ी हो गई। जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उसने अपना मन बदल लिया। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह वापस बैठ गई। नन्ही वान्या, अब जब तुम वापस आ गई हो तो तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? तुम वहां छिपकर क्या कर रही हो? यामिनी ने झांकते हुए सिर की ओर देखते हुए सख्ती से कहा। यह सुनकर वान्या तुरंत अंदर की ओर दौड़ी। वह यामिनी के पास आई, अपने छोटे हाथ फैलाए और यामिनी के पैरों की मालिश करने लगी। एक चापलूसी भरे भाव के साथ कहा, माँ, आपको हर दिन इतनी सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं, ये बहुत थका देने वाला होगा। मुझे आपके पैरों की मालिश करने दीजिए। छोटी लड़की, तुम पूरे 2 साल से गायब हो और तुमने वास्तव में वापस आने की हिम्मत की? यामिनी ने हाथ बढ़ाया और उसका कान पकड़ लिया। गुस्से में कहा। हालांकि वह अभी भी उसकी बेटी थी और अभी घर लौटी थी। हालांकि यामिनी अंदर से गुस्से में थी और सतह पर भयंकर दिखाई दे रही थी, वह वास्तव में उसे जोर से मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। हालांकि वान्या अक्सर पहले खेलने के लिए बाहर जाती थी, दिनों तक घर नहीं लौटती थी, या यहाँ तक कि 1 या 2 महीने भी, लेकिन वह इस बार की तरह इतने लंबे समय तक दूर नहीं रही थी, पूरे 2 साल तक। इन 2 सालों के दौरान वह इस छोटी लड़की के बारे में बहुत चिंतित थी। माँ, मैं वापस आ गई हूँ, वान्या ने आज्ञाकारी होकर कहा। उसने नखरे और क्यूटनेस दोनों का इस्तेमाल किया। अंततः यामिनी को अपना मन बदलने और उसे दंडित करने की योजना को त्यागने के लिए राजी कर लिया। इसके अलावा पूरे 2 साल अलग रहने के बाद यामिनी उसे दंडित करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। हालांकि वह आमतौर पर वान्या के साथ बहुत सख्त थी, लेकिन उसे लाड़ प्यार करने में कोई उससे आगे नहीं निकल सकता था। आखिरकार वह बेटी थी जिसे उसने बड़े जतन से पाला था। वह उसे प्यार कैसे नहीं कर सकती थी? यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने तलवार संप्रदाय में सभी को इस छोटी लड़की पर प्यार लुटाते देखा था कि उसे चिंता थी कि वह बिगड़ रही है, और इस तरह उसे सख्ती से अनुशासित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वान्या के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद यामिनी ने अपना संचार जेट ताबीज निकाला और श्वेत वस्त्रधारी विराट को संदेश भेजा। विराट, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। बस कुछ ही सांसों बाद कमरे में एक सफेद रंग की आकृति चमकी और श्वेत वस्त्रधारी विराट हवा में प्रकट हुआ। छोटी लड़की, तुमने आखिरकार वापस आने का फैसला कर ही लिया। मैंने अपनी सुरक्षा थोड़ी ढीली क्या की? तुम तो हद से ज्यादा जंगली हो गई हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने वान्या की ओर देखा, खुश और नाराज दोनों। उस व्यक्ति ने वैदेही की ओर देखा और कहा, वैदेही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? मेरा दूर का चचेरा भाई एक बात है, लेकिन वैभव, तुम में वास्तव में प्रतिभा है, यहाँ तक कि इतनी आसानी से एक नाम बनाने में भी सक्षम हो।